गुड एमसी गुड एमसी दोस्तों, कुछ लोग जुड़ जाएं तो हम लोग जो अपना सेशन को शुरू करते हैं। गुड एमसी, दिग्विजय जी, गुड एमसी। मैं 10 सेकंड लूँगा और उसके बाद हम लोग अपना सेशन जो है वो शुरू करेंगे। हाँ जी, ऋतुराज जी गुड एमसी, राकेश जी गुड एमसी, दिग्विजय जी गुड एमसी, संतोष जी गुड एमसी, डॉक्टर सुखचैन जी गुड एमसी, अरुण जी गुड एमसी, कमलेश जी गुड एमसी, कृष्णा कुमार जी गुड एमसी, आइए अवधेश जी गुड एमसी, स्वागत है आपका। अरुण कुमार जैन जी गुड एमसी, प्रेम जी गुड एमसी, सुनील माथुर जी गुड एमसी, वेरी गुड एमसी, धर्मेंद्र जी गुड एमसी, अरुण कुमार जैन जी गुड एमसी, आईएमसी ऋषिकेश गुड एमसी, चिरंजीव लाल मुटेंजा जी मुटनेजा जी गुड एमसी, वेरी गुड एमसी, राम अवतार जी आ गए हैं, सुमित जॉनसन जी आगे, गुड एमसी जी गुड एमसी, ज्ञान प्रकाश जी गुड एमसी, सुनीता देवी जी आगे हैं, गुड एमसी, अरविंद कुमार गुड एमसी। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करूँगा आज के पल के लिए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो हमें जल्दी से इस महामारी से बचाए और हमारे जो जीवन की जो गाड़ी है उसको वापसी ट्रैक पे लेके आए। और मैं दूसरा धन्यवाद करूँगा हमारे फाउंडर श्री अशोक भाटिया जी का, और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सतन भाटिया जी का। सैल्यूट है उनको, उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ, जिन्होंने इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया। दोस्तों, आज इस महामारी के वजह से ज़्यादातर जो काम हैं वो बंद हो गए हैं, लेकिन हमारा काम ऐसा है कि जो बदस्तूर चल रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। मुझे अक्सर लोग कई बार मुझे एक सवाल करते हैं कि आपके बिज़नेस के अंदर मंदी कब आती है। मैंने कहा जी, मुझे मेरे मेरे को मंदी का तो पता नहीं है, लेकिन जब दुनिया में मंदी आती है तो हमारा जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा फैलता है। वो कहते हैं कि आपके मंदी क्यों नहीं आती है। तो मैंने कहा कि देखो, आप लोग जो है, ना तो आप खाना पीना छोड़ सकते हो, ना नहाना छोड़ सकते हो, ना धोना छोड़ सकते हो, ना ब्रश करना छोड़ सकते हो, ना चाय पीना छोड़ सकते हो। ये चीज़ें आप छोड़ नहीं सकते हो, ये इंसान रेगुलर करता है। तो ये जितना भी आप करोगे उतना हमारा बिजनेस चलता रहेगा। आज हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, भले ही हम लोग आज फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो एसोसिएट्स हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने जो ले रहे हैं, उसी से ही हमारा जो बिज़नेस है वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तो बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। आज के जो हमारी जो मेरे मेन टॉपिक है, सक्सेस जर्नी। तो दोस्तों, मेरा नाम कुणाल कामरा, आईएमसी क्राउन प्रेसिडेंट, और मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। मैं लगभग 12-13 साल से लुधियाना में ही रह रहा हूँ, लेकिन मैं बेसिकली लुधियाना का नहीं हूँ। मैं हूँ बेसिकली मंडी डबवाली, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा स्टेट से। मेरा जन्म मंडी डबवाली, डिस्ट्रिक्ट सिरसा में हुआ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। अम, स्कूल में पढ़ाई करने जाता था, और जैसे ही मैं स्कूल से आता था तो मेरे जो कपड़े थे वो मेरी दुकान पे ही रहते थे, हमारी दुकान पे रहते थे। मैं वहीं पे जाके कपड़े चेंज करके और दुकान का काम भी संभालना शुरू कर देता था। बचपन से ही मैं अपने काम के अंदर डल गया था। शुरू से मुझे सेल्स करने का बड़ा शौक था। दुकान पे बैठ के ही मैं अपना काम करता और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी मैं वहीं पे कर लेता था। तो इसी तरह से ज़िंदगी चल रही थी। बढ़िया लग रहा था। तो एक समय आया, मैंने +1 क्लियर करी नॉन मेडिकल में। तो घर के जो आर्थिक हालात थे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि भाई, मैं तुम दोनों भाइयों में से एक को ही पढ़ा पाऊँगा। और तो मैंने बड़े भाई होने के नाते अपनी पढ़ाई उस टाइम पे छोड़ दी, और मैंने फुल टाइम अपने जो फैमिली बिजनेस था, हमारी दुकान थी, वो मैंने ज्वाइन कर ली। अम, उसके बाद बैठे बैठे मुझे एक विचार आया कि यार, मैं पढ़ाई में अच्छा था, मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, मेरे अंदर बड़े अच्छे गुण थे, तो मैं क्यों अपना जो टैलेंट है वो मैं उसको वेस्ट करूं। तो मैंने प्राइवेट 1 साल के बाद मैंने अपनी प्राइवेट जो स्टडी थी वो कंटिन्यू करनी शुरू करी। मैंने +2 करी, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी, और हनुमानगढ़ NMPG लॉ कॉलेज से मैंने अपनी LLB भी शुरू करके बाद में पूरी करी। तो इसी दौरान दोस्तों मेरी मुलाकात हुई एक व्यक्ति से जिनको मैं पहले से जानता था। वो ICC पोटेंशियल में एक मैनेजर थे। उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे साथ जुड़िए, और आपको हम लोग जो है एजेंट बना देंगे, एडवाइज़र बना देंगे एक एग्ज़ाम पास करने के बाद। और यदि आप ये टारगेट इतने समय में पूरा कर लेते हैं तो आपको भी मेरी तरह नौकरी मिल जाएगी। मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। मुझे लगा कि ये मैं कर सकता हूँ, और मैंने तुरंत डिसीज़न ले लिया।
मैंने अपनी चलती चलाई कई साल पुरानी अपनी जो दुकान थी वो मैंने छोड़ दी। मुझे लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा कि यार तू बेवकूफ़ आदमी है कि तू ऐसी चलती हुई दुकान छोड़ रहा है, तू ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक यह गुजारिश है, इसमें मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ, आप इसको नोट करें। देखिए, सलाह करनी है ना तो एक सही आदमी से करें। और मैं बताऊं, सबसे सही आदमी आपकी ज़िंदगी में जो आपको अच्छी सलाह दे सकता है वो आप खुद हैं। अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो दोस्तों डिसीजन ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो आप सोचिए। किसी के कहने पे कभी मत जाइए। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनसे जिनसे नहीं हो पाया, और आपको ऐसे लोग मिल गए और आप उनसे उनसे डिस्कस करेंगे तो शायद आप नेगेटिव ही रहेंगे। तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैंने कभी बहुत ज़्यादा लोगों से कभी डिस्कस नहीं किया। मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैंने डिसीज़न ले लिया। और दोस्तों, मैंने डिसीज़न लिया और मैंने अपनी दुकान छोड़ी और मेहनत की। हालांकि आसान तो नहीं था, मैंने खूब मेहनत करी और ईश्वर ने मेरा साथ दिया और मेरे टारगेट्स पूरे हुए और मेरी नौकरी लग गई। नौकरी में मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत करी, मैं हमेशा टॉप पोजीशन पे ही रहता था। हर 6-6 महीने बाद मैं अपनी प्रमोशन लेता था। यहाँ से मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आना शुरू हुआ। मैं नौकरी कर रहा था बजाज एलायंस के अंदर, बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। तो वहाँ पे मेरा जो चैनल था, वहाँ पे एक एजेंसी चैनल होता है, एक ऑल्टरनेट चैनल होता है। तो मैं ऑल्टरनेट चैनल के अंदर मैनेजर था। तो उस समय मेरा जो टाई अप था वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ था, जिनमें से आईएमसी भी एक कंपनी थी। आईएमसी, एमवे, आरसीएम, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ मेरा टाई अप था। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई हमारे आदरणीय श्री अशोक भाटिया जी के साथ। मैं उनसे मिला। मैं सर को बहुत समय से जानता हूं, जब से इन्होंने आईएमसी बनाई है तब से मैं इनसे मिला हूं। सर का मेरे साथ, मेरी कंपनी के साथ, मैं उस टाइम बजाज एलायंस में था तो हमारे साथ इनका टाई अप था। हमारी पॉलिसी जो थी ये बिजनेस प्लान के अंदर सेल की होती थी। तो जो अशोक सर हैं, ये मुझे शुरू से मेरा फॉलोअप लेते थे। शुरू से मुझे बोलते थे कि कुणाल जी, आप ना ये जो जिस काम में आप लगे हो ना, आप उसके लायक नहीं हो, आप उसके उसके लिए नहीं बने हो। आप हो कुछ और करने के लिए, आप हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। लेकिन मेरे दिमाग में मतलब लाइक जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके ना मेरे दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स रहते थे कि यार ये कुछ ना बेवकूफ़ बनाने का काम है। तो मैं सर को कई बार बोल भी देता था। मैंने कहा सर, ये आप ही को सूट करता है, मेरे को ऐसा काम ये जो है सूट नहीं करता। तो चलता गया, समय चलता गया। नौकरी में मुझे मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं हर 6 महीने के बाद प्रमोशन ले रहा था। तो एक समय आया, ये बात है 2009-2010 की, तो बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। शेयर मार्केट जो थी वो एकदम से नीचे गिरी थी और बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई। मेरे साथ वाले भी कुछ लड़के थे जिनकी नौकरी गई। मुझे याद है एक लड़के ने तो सुसाइड भी कर लिया था। और लेकिन मेरी नौकरी नहीं गई क्योंकि मैं बहुत बढ़िया परफॉर्मर था, लेकिन जा सकती थी। उस समय मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यार मतलब तेरी नहीं गई लेकिन तेरी जा सकती थी। उस लड़के ने सुसाइड कर लिया, तेरे साथ क्या होता अगर तेरी नौकरी चली जाती? तो दोस्तों, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है जब आपकी रेगुलर इनकम आ रही हो और वो अचानक से बंद हो जाए, तो बहुत मुश्किल होता है। उस समय मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि नहीं, नहीं, ये जो नौकरी है ये सही चीज़ नहीं है। ये सही चीज़ नहीं है। ये कभी भी जा सकती है, मतलब इसमें सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने तब से देखना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया कि मुझे कुछ और करना है। चलता गया, उसके बाद और समय निकल गया। वक्त आया 2012 का, जनवरी 2012, 28 जनवरी 2012 को मेरी शादी हुई थी। दिसंबर 2011 में मैं कंपनी के अंदर टॉप 10 पोजीशन में था, बहुत बढ़िया काम कर रहा था। लेकिन शादी का महीना था मेरा और सारे अरेंजमेंट सब चीज़ें मुझे ही करनी थी, और इसी कारणवश मेरा बिज़नेस था जो कि बहुत अच्छा नहीं आ पाया। तो मैंने उस समय मुझे था सबसे पहली चीज़ तो मुझे शादी के लिए टाइम भी नहीं मिला, मुझे छुट्टी भी नहीं मिली। मुझे इस चीज़ का भी गुस्सा था। और उस समय मुझे लगा कि मैंने कहा यार मतलब शादी के बाद मैंने अपने बॉस से हनीमून के लिए टाइम मांगा, छुट्टी मांगी 2 दिन की, तो मुझे उन्होंने वो भी नहीं दी। तो मैंने कहा यार मतलब ऐसी ज़िंदगी का क्या करना है? मतलब आप मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। शादी भाई एक ही बार होती है ना, तो आप अपनी मर्जी से अपनी शादी को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप हनीमून पे नहीं जा पा रहे हो। मैंने तो बल्कि मतलब मुझे सैटरडे और संडे का मैंने पंडित को मुश्किल से बोल के मैंने मुहूर्त निकलवाया कि भैया मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 1 दिन की छुट्टी मिली है तो मैं उस टाइम शादी कर लूँगा। तो मतलब मैंने कहा यार ये क्या फ़ायदा है ऐसी नौकरी करने के अंदर? हमेशा आपके सिर के ऊपर तलवार लटकती रहती है कि आप कभी भी आपकी नौकरी जा सकती है।
दूसरा, मैं अपने साथ वाले लड़कों को देखता था जिनके बाल बच्चे हो चुके थे। वो लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ा पा रहे थे। वो लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मतलब देखो, इनकम तो लिमिटेड है ना, लिमिटेड इनकम है। फिर टाइम फ्रीडम नहीं है, आपको जब चीज़ चाहे आपको आपके बॉस आपको कॉल कर देते थे। और मतलब आप अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, आपके पास लिमिटेड इनकम है, आप मतलब एक बंधी हुई लाइफ है। और अगर जहां आपकी परफॉर्मेंस गिरी, एकदम से आपसे सवाल करने शुरू कर दिए जाएंगे, आपको बोल दिया जाएगा प्राइवेट नौकरी के अंदर कि भैया अब आपका नहीं चलने वाला। यही मेरे साथ उस टाइम भी हुआ था, मेरी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही उस महीने के अंदर, क्योंकि मेरी शादी थी, तो मेरे को एकदम से सवाल करने लग गए। तो वो उन्होंने सवाल क्या किया, मैंने उनको नमस्ते बोल दिया, मैंने कहा पकड़ो अपनी नौकरी को। और मैंने ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के मैंने उसको बोला कि प्रभु तू ही है जो मेरे को अपने आप रास्ता दिखाए, और मैंने नौकरी को छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने स्टडी करना शुरू किया कि मुझे करना क्या चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे जो स्वाद था वो मुझे पता चल चुका था, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले तो ये डिसाइड किया कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे मुझे बड़ा करना है। और वो बड़ा करना जो है वो अगर आप बड़ा करना हो कि बड़ा कर सके, तो मैंने सबसे पहले तो मैंने ये डिसाइड किया कि एक ही ऐसा काम है। मैंने पूरे दुनिया के अंदर मैंने ये स्टडी किया कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट के मैं करोड़पति बन सकता हूँ, मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो वो मेरी जो खोज थी वो आके खत्म हुई नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कंपनी के साथ काम करना है। तो दोस्तों, मैंने नौकरी छोड़ने के बाद अपने अगले कुछ महीने जो था, मैंने स्टडी किया कि मुझे कौन सी कंपनी के साथ काम करना चाहिए। मैंने जो हिंदुस्तान की जो अच्छी अच्छी कंपनियां थी वो मैंने सारी सर्च करी। मैंने कुछ एक्सपीरियंस लोगों से बात करी कि मुझे किस कंपनी के साथ ज्वाइन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ना एक दो पॉइंट्स बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, मैंने अधिकतर लोगों को देखा है, वो काम शुरू करने के बाद मार्केट को स्टडी करना शुरू करते हैं। असल में वो स्टडी नहीं करना शुरू करते। असल में वो क्या होता है, वो काम कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत एक दो पोस्ट सोशल मीडिया पे डालते हैं, तुलसी का ऐसा वैसा। तो जो छोटी छोटी कंपनियां हैं ना, वो आके उनको लुभावने ऑफर देना शुरू कर देती हैं, और उनको लगता है कि हम पता नहीं कितने बड़े आदमी हो गए हैं। और वो उसके बाद दूसरी कंपनियों में चले जाते हैं, दूसरी बार तीसरी बार चौथी। तो भैया उसके बाद तो वो सेट वर्कर बन जाते हैं, मार्केट उनकी खराब हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना चाहूँगा कि दोस्तों, मैंने आईएमसी शुरू करने से पहले मार्केट को स्टडी किया। मैंने सुनी, सबकी सुनी। मुझे एक आदमी ने, मुझे आज भी याद है, मैंने किसी व्यक्ति से पूछा कि यार किस कंपनी के साथ, कैसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए। तो उसने मुझे बताया कि आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कंपनी, पहले ये देखना कि वो कंपनी को कम से कम 5 साल पूरे हो गए हों, कम से कम 5 साल पूरे हो गए हों। मैंने कहा यार ऐसा क्यों? तो दोस्तों, 2005 में 1995 1995 में नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में आई। एक एवरेज के लूँ तो मैं, लाखों कंपनियां मतलब जो है इस वक्त आ चुकी हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे 10 हिंदुस्तानी कंपनियों के नाम बता सकते हो जिन्होंने 10 साल पूरे किए हों, या तो आप शायद मेरे ख्याल से नहीं बता पाओगे। तो जो सक्सेस रेशो है ना इस इंडस्ट्री के अंदर, वो बहुत कम है। हाँ, कंपनियां की बंद होने की रेशो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े जो स्ट्रांग हो, बड़ी हो। कम आप कर पाए ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं, आप आज नहीं कर पाओगे तो 6 महीने बाद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंपनी ना रही ना दोस्तों, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैंने ये देखा कि भैया कंपनी को 6 साल से ऊपर हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने मैनेजमेंट को तो मैं पहले से जानता था, और हेड्स ऑफ टू श्री अशोक भाटिया जी, उनका फॉलोअप बहुत तगड़ा था यार। और ये पॉइंट आप लोग नोट कर लो अपनी डायरी में, जितने भी स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, जितने भी बड़े लीडर्स हैं, उन लोगों का जो फॉलोअप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है। श्री अशोक भाटिया जी से मैंने ये सीखा कि फॉलोअप कितना स्ट्रॉन्ग होता है। उन्होंने कई साल मेरा फॉलोअप लिया, उन्होंने छोड़ा नहीं। हालांकि मैंने कई बार तो उनको मतलब शुरू में तो उनको मैं इस तरह से नकारता कि नहीं सर मुझे ये मत बोला करो, लेकिन उन्होंने फिर भी छोड़ा नहीं मेरा फॉलोअप लेना। और आखिरकार मैं उनके साथ आया और मैंने बढ़िया काम किया। तो फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है, एक स्ट्रांग कंपनी के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आईएमसी में काम शुरू करने से पहले दोस्तों, जितना स्टडी करना सो कर लो, लेकिन आपने एक बार काम शुरू कर दिया उसके बाद किसी की नहीं सुननी, किसी की नहीं सुननी। मैं आप हैरान हो गए मेरी बात सुन के। लगभग 7.25 साल हो गए हैं आईएमसी करते हुए, और किसी कंपनी वाले की हिम्मत नहीं पड़ेगी मुझे आके अपना प्लान बता दे। मैं, जो व्यक्ति मेरे साथ आईएमसी में है वो मेरा दोस्त है,
वो मेरा रिश्तेदार है। जिसने आईएमसी छोड़ दी उसके साथ मेरा रिश्ता भी टूट गया। ये तीसरा पॉइंट, आपको 100%, 100% आपको डेडिकेशन देनी पड़ेगी। मैं तो इवन के जो आदमी आईएमसी छोड़ के चला जाता है ना, मैं उस आदमी को ब्लॉक तक कर देता हूँ, मैं उससे बोलना चलना बंद कर देता हूँ। कई लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया कि कुणाल भाई कोई बात नहीं यार, फिर क्या हुआ, हमारे कंपनी अलग हो गई तो हम लोग दोस्त तो हैं। मैंने कहा नहीं भैया, अपनी दोस्ती भी खत्म, अपनी दोस्ती भी खत्म। अपनी दोस्ती तब तक थी जब तक आप मेरे साथ आईएमसी में थे, अब बात खत्म। चाहे आप मेरी टीम में नहीं भी थे तो भी आप मेरे दोस्त थे। लेकिन मेरी दोस्ती सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ है जो आईएमसी को लेके पॉजिटिव हैं, आईएमसी के साथ काम कर रहे हैं। जो आईएमसी को नुकसान पहुंचाता है, आईएमसी के खिलाफ है, वो मेरा दुश्मन है। देखो, जितनी शिद्दत, जितनी कट्टरता हम अपने धर्म को लेके करते हैं ना दोस्तों, उतनी ही हमें अपनी कंपनी से भी करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग सक्सेसफुल होते हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती जाके कि मेरे कंपनी के खिलाफ कुछ बोल दे या मुझे कोई और बात कर ले। लेकिन मैं हैरान होता हूँ लोगों को देख के कि पता नहीं किस किस के साथ अपनी अटैचमेंट, अपनी बातें करके रखते हैं, किस किस के साथ दूसरी कंपनियों के साथ कनेक्ट रखते हैं। आप देखना, मैं नहीं ज़्यादा किसी से बात करता। मुझे पता ही नहीं कौन है इस दुनिया के अंदर, कौन नहीं है। मैं दूसरी कंपनी वालों से मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो दोस्तों, ये चीज़ रखनी बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली आप लोगों को मैंने बताया कि मैंने इस तरह से मैं आईएमसी में आया और 6 दिसंबर 2012 को मैंने आईएमसी ज्वाइन किया। 6 दिसंबर 2012। हालात बहुत ख़राब हो गए थे क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद 6 महीने मैं बिल्कुल फ्री रहा था, दाने दाने को तरस गया था। मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि सुबह खाना खाया और शाम को खाना खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा पता नहीं होता था। और मेरा बेटा हुआ था उस टाइम पे, वो 15 दिन का था। 15 दिन का था वो। और उसकी डिलीवरी के देने के मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि देखो मैं एक अच्छी नौकरी में था, खर्चे तो मेरे तो अच्छे थे। तो लगभग 70-80 हज़ार रुपये मैं उस समय पे कमाता था। वो छोड़ के एकदम से ज़ीरो पे आ गया था मैं। तो हालात जो थे वो बहुत ही मतलब बता नहीं सकता मैं आपको, शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल थे। और ऊपर से जब मैंने आईएमसी ज्वाइन करी तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति लॉ ग्रेजुएट हो, 70-80 हज़ार रुपये कमाने वाला हो, और शादी हुई हो, और मतलब आप सोचो, और वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर ले तो लोग क्या कहेंगे। मैं कैनोपी लगा के तुलसी बेचता था। एक मतलब मेरी एक लाइफ ऐसी थी, मैं टाई पहन के सुबह जाता था। मेरे मेरे जो सबॉर्डिनेट्स थे मुझे जी सर, यस सर, ओके सर बोलते थे। ठीक है, तो उसके बाद से एकदम से एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसकी रेपुटेशन उस समय भी इतनी अच्छी नहीं थी, आज तो फिर भी तो लोगों ने मुझे बेवकूफ़ कहा। जान के थोड़ी हैरानी होगी कि सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने मेरे मुंह पे मुझे बेवकूफ़ नहीं बोला, और वो थी मेरी वाइफ। अदरवाइज मुझे सब लोगों ने पागल कहा। खैर मैंने कुछ उनके लिए मैंने कभी कुछ गलत भी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि देखो, हर एक आदमी का जो नज़रिया होता है देखने का, वो मेरे बारे में बात करते थे कि यार इसका दिमाग ख़राब हो गया है कि ये अच्छी भली नौकरी छोड़ के और ये क्या तुलसियाँ बेचनी शुरू कर दी हैं इस आदमी ने। वो मेरे पे तरस खाते थे। मतलब सोचते थे कि इसका दिमाग जो है वो हिल गया है। वो मेरे पे तरस खाते थे। और जानते हैं मेरे दिमाग में क्या आता था? मैं उन पे तरस खाता था। मैंने कहा यार ये बेचारे मतलब इन बेचारों को क्या पता, इन बेचारों को क्या पता कि मैं क्या देख रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं अपनी वाइफ को समझाता था, मैंने कहा यार तू चिंता मत कर, मैं पागल नहीं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं सोच समझ के कर रहा हूँ। ठीक है? तो वो कहती थी ठीक है कोई बात नहीं, वो अपना मन जो था वो कर लेती थी। तो दोस्तों, वो सिचुएशन बड़ी ही क्रिटिकल थी जब मैंने डिसीज़न लिया। और मेरे अपने मुझे छोड़ के चले गए थे। सिर्फ मेरी वाइफ मेरे साथ उस टाइम पे थी, सब लोग मुझे छोड़ के चले गए थे। तो मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, क्योंकि वो अपनी जगह पे ठीक थे। उनका कहना था कि ये तो खुद तो मरेगा ही मरेगा, हम लोगों को भी मरवाएगा। और छोड़ के चले गए वो मुझे। थोड़ा दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब मुझे आज भी याद है कि मेरे किसी क्या, मैं आपको फेसबुक पे लाइव भी हूँ, मैं जिसको सुनना है वो सुन ले। आज वो लोग मुझे देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। मेरी सगी बुआ के बेटे की शादी थी, और सिर्फ मुझे नहीं बुलाया गया, सिर्फ मुझे नहीं बुलाया गया, मेरे पूरे ख़ानदान को बुलाया गया था। तो मैंने मुझे बहुत दुख हुआ उस टाइम पे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं अकेला, मैं उस शादी पे नहीं हूँ, सब लोग हैं वहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने उस टाइम पे अपने आप से कमिटमेंट करी। मैंने कहा कि ये निकल गया। आज मेरे पास पैसे नहीं है तो सब लोग मेरे से दूर हो गए हैं, तो अगर मैं पैसे कमा लूँ तो सब लोग वापस आ जाएंगे। और मैं लग गया। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को दोस्तों ब्लॉक कर दिया फेसबुक से, सबको मैंने अनफ्रेंड कर दिया कि मैं इनकी शक्ल ही ना देख पाऊँ, और मुझे कुछ थोड़ा अफसोस हो ही ना।
आधे से ज़्यादा रिश्तेदार मुझे छोड़ गए थे और थोड़े बहुत जो रह गए थे उनको मैंने छोड़ दिया था। अब मुझे बताओ कि गरीब आदमी रिश्ता रखे भी क्यों, है ना? आपको पता है, जब आपको कोई शादी पे इनवाइट करता है तो उसके आने की इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती जितनी आपके जाने के बाद आपका एनवलप खोलने की होती है। आप शगुन दे के क्या आए हो? पूरे ज़्यादा फंक्शन होने के बाद पूरा का पूरा महफिल लगती है घर के अंदर, और सारे रिश्तेदार जो होते हैं वो बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, लिफाफा ओपन करते हैं और आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं। हम भी ऐसे करते हैं, सब लोग ऐसे करते हैं, आप भी, मतलब कोई इसमें कोई वो शर्म वाली बात नहीं है। और आपस में मजाक उड़ाया जाता है कि देखो 4 लोग आके खाना खा गए और दे के कितने गए, 500 रुपये। तो दोस्तों ऐसी शादी में जाने का फायदा क्या? आधों ने मुझे छोड़ दिया, आधों को मैंने छोड़ दिया, आधों ने मुझे बुलाना छोड़ दिया, आधों के यहाँ मैंने जाना छोड़ दिया, जाके मैं करूंगा भी क्या यार? और मैंने 3 साल किसी की शादी पे नहीं गया, किसी के बर्थडे पे नहीं गया, किसी की डेथ हो रही है, किसी का कोई दिवाली हो रही है, होली हो रही है, मैंने कहीं नहीं गया। मैंने अपना पूरा का पूरा जो डेडिकेशन थी, पूरा का पूरा जो ध्यान था, पूरा का पूरा सब चीज़ें जो थी वो मैंने आईएमसी पे लगा दी थी। और मुझे याद है जो पहले महीने का जो मेरा पे आउट आया था 73 रुपये, सीरियसली उसके बाद मैंने इतने बड़े बड़े पे आउट्स मेरे आए हैं, लेकिन वो जो 73 रुपये थे वो उसने मुझे इतनी खुशी दी, इतना मुझे सुकून दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 73 रुपये से क्या खुशी वाली बात होगी। तो दोस्तों सीरियसली बताऊँ मैं, मुझे TDS काट के 73 रुपये आए थे। और वो 73 रुपये की, मुझे बताऊँ मेरे दिमाग में क्या आ रहा था, मैं आपको सीरियसली बताता हूँ। मुझे मुझे कई बार ना लोग आके बोलते हैं कि सर, लोग हमें एक सवाल करते हैं कि पहले तू खुद तो कमा ले और फिर हम लोगों के पास आना, या ऐसे से अजीब से सवाल आते हैं। तो मैं बताऊँ, मैं ऐसे दकियानूसी सवालों को बिल्कुल भी नहीं मैं मतलब मानता। मुझे 73 रुपये आए। मैंने उस टाइम लगभग कोई 700-800 रुपये, 1000 रुपये के करीब, पता नहीं इतने का सामान बेचा था। मुझे उसका 73 रुपये आ गए। अब मुझे बताओ, मैंने इतना सा सामान बेचा और मुझे उसका इतना सा पैसा आ गया। अब अगर मैं इतना सामान बेच दूंगा तो इतना, मतलब 10 गुना सामान बेच दूंगा तो 10 गुना पे आउट आ जाएगा, 100 गुना बेच दूंगा तो 100 गुना आ जाएगा, 1000 गुना बेच दूंगा तो 1000 गुना आ जाएगा। सिंपल सा, मुझे इतना ही फंडा, मुझे प्लान कोई समझ नहीं आया। मुझे इतना समझ आया कि भैया प्रोडक्ट बेचना है, मैंने इतना सा बेचा और मुझे इतना सा आ गया और मैं लग गया। मैंने अपनी पूरी जी जान लड़ा दी, जी जान लड़ा दी। और मुझे याद है, मैंने पहले महीने उसके बाद मैंने अपना 6.5 महीने में जो मैंने था अपना चेयरमैन स्टार लेवल, जो कि उस टाइम का फास्टेस्ट मैं चेयरमैन बना था। 6.5 महीने में मैंने चेयरमैन का लेवल अचीव किया। मेरी इनकम लगभग 1 लाख से ऊपर की हो गई थी। और पहले मैं 4 महीने में तो मैंने लगभग 5,000 रुपये कमाए थे। पहले महीने 73 रुपये आए और उसके बाद मुझे अगले महीने 1200 कुछ रुपये आए, फिर 3,000 समथिंग आए। तो मुझे 4 महीने में जो था, मैंने अपना नेटवर्क क्रिएट किया था। मैंने अपनी 8 टीमें शुरू करी और वो टीमें 4 महीने में मैंने सेट करी और उसके बाद 2 महीनों में एकदम से वो सुपरस्टार बनी और मैं 6.5 महीने में चेयरमैन बन गया था। पहले 4 महीने में टोटल मैंने 4-5 हज़ार रुपये कमाए, लेकिन उसके बाद जो मैंने था 1 साल के अंदर, मेरा जो पहला फॉर्म 16 था वो 11 लाख रुपये का बना। मैं अपनी वाइफ के पास गया और मेरी वाइफ को बोला कि देखो 11 लाख रुपये आए हैं। तो मेरी वाइफ कहती कि बहुत अच्छी बात है, मतलब इतने पैसे जो थे, मैंने 7-8 साल नौकरी करके मैं 11 लाख रुपये के सालाना की इनकम पे पहुंचा था। तो जब मुझे 11 लाख रुपये का मेरा फॉर्म 16 बना, मैंने अपनी वाइफ को दिखाया तो बहुत एक्साइटेड हुई। मैंने गाड़ी परचेज़ करी, डस्टर। मैंने डस्टर गाड़ी ली, अपनी वाइफ को मैं गाड़ी में बिठाया और उसको घुमाने के लिए ले चला। तो रास्ते में मैंने उससे बात करी। मैंने कहा कैसा लग रहा है? कहती बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा देख, मैंने कहा था ना कि बड़ी गाड़ी आएगी। कहती हाँ। मैंने कहा देखना, अगली बार जो है इससे भी बड़ी गाड़ी आएगी, अगली बार मैं फॉर्चूनर लेके आऊँगा। जानते हो क्या कहती? कहती अब तो मुझे भी लग रहा है कि आ जाएगी। तो मैंने कहा इसका मतलब तुझे पहले नहीं लगता था कि आ जाएगी? कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मज़ा आया दोस्तों। मैंने यहाँ पे मैं आपको एक ना यहाँ पे अभी आप पॉइंट नोट कर लो। सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, जो हमारी वाइफ होती है ना, हमारी बीवी, चाहे वो भले ही हमारे साथ फील्ड में ना हो, लेकिन अगर वो घर को संभाल लेना तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैंने सबसे पहला जो काम किया था वो अपनी बीवी को कन्विंस किया था। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैंने कहा देखो, मैंने डिसीज़न तो ले लिया है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जो है वो कुछ नहीं कर सकता। तो कहती कि मुझे बताओ क्या करना है। मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना,
आपको जो है घर की जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको संभालना है। मैं सुबह जाऊंगा घर पे, काम होने के बाद मैं वापस आऊँगा और घर के जो भी जितने भी काम होंगे वो आपको संभालने हैं। तो दोस्तों उसने बड़ी शिद्दत के साथ मेरे सारे घर के कामों को संभाला। मैं सुबह निकलता था और रात को कभी 11 बजे 12 बजे आता था। तो मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया। पहले साल का जो मेरा फॉर्म 16 बना 11 लाख रुपए का, मैंने अपनी वाइफ को बिठाया। तो मैंने बोला कि ये देखो हमारी मेहनत, हमारे जो सेक्रीफाइस थे उसका ये फल है। तो मैंने उसको बोला कि क्या आप चाहते हो कि हम लोग और कमाई करें, हम लोग और आगे बढ़ें? कहती हाँ बिल्कुल चाहती हूँ। मैं कहा आप चाहते हो कि हम लोग अगले साल जो है फॉर्च्यूनर लेके आएँ? कहती हाँ बिल्कुल चाहती हूँ। तो कहती मुझे बताओ कि क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको मेरा जो है हफ्ते भर का जो बैग है वो पैक कर देना है। एक हफ्ते का बैग पैक कर देना है। मैं घर से निकलूँगा और अब एक हफ्ते के बाद आया करूँगा, और उस एक हफ्ते के दौरान जितनी भी घर के काम होंगे वो आपको संभालने हैं। कहती ठीक है। तो उसने मेरा दोस्तों बैग पैक कर दिया, मैं काम पे निकला करूँ। और मैंने 3-4-5 स्टेटों में काम करना शुरू कर दिया। मैं निकला करूँ एक बार, उसके बाद एक हफ्ते के बाद घर पे वापस आया करूँ। मेहनत करी, मज़ा आया दोस्तों। और अगले साल का जो मेरा फॉर्म 16 था वो 34 लाख रुपए का बना। 34 लाख लगभग लगभग 3 लाख रुपए की एवरेज होगी। और उसके बाद मैं गाड़ी भी ले आया, फॉर्च्यूनर यार बड़ा मज़ा आता। जब मैं फॉर्च्यूनर में बैठता था, मैंने अपनी वाइफ को बैठाया, मैंने कहा देखो भाग्यवान, इस साल हमने 34 लाख रुपए कमाए हैं। और साल की मेरी 4 लाख रुपए के करीब उस टाइम मेरी इनकम पहुंच गई थी। तो कहती कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा आप बताओ कि आप चाहते हो कि हम लोग और तरक्की करें, हम लोग और ग्रो करें, चाहती हो कि हमारे घर पे मर्सिडीज़ आए, हमारा बड़ा घर बन जाए? कहती है हाँ बिल्कुल चाहती हूँ। तो कहती है मुझे क्या करना है? मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, अब मेरे महीने भर का बैग पैक कर दो और मैं अब आऊँगा महीने के बाद, और इस महीने के दौरान जितनी भी घर की कोई समस्या हो आपको मैनेज करनी है। कहती ठीक है। उसने मेरा बैग पैक कर दिया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। मैं एक घटना है, ये उस समय की बात है। मेरा बेटा था उस टाइम लगभग 3 साल के आसपास का था, वो 3 साल का था, वो 3 सवा 3 साल का। मैं सुबह निकल रहा था रेडी होके गाड़ी में बैठ के। तो एकदम से क्या हुआ, मेरा बेटा जो है वो स्कूटी जो उसकी एक टायर पे चलती है एक पाँव पे चलती है, वो एकदम से चलाते चलाते उसकी पाँव स्किड कर गया और उसका ना टांग में फ्रैक्चर आ गया। तो आप देखो एक तरफ आदमी, मतलब मेरा इकलौता बेटा, उसके टांग में फ्रैक्चर आ गया और मैं रेडी होके खड़ा हूँ मीटिंग पे जाने के लिए। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर मुझे गाड़ी ड्राइव करके जाना था और स्टोर की ओपनिंग भी करनी थी। 200 लोग मेरी मीटिंग का इंतज़ार कर रहे थे। बड़ी गंभीर सिचुएशन थी, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते और अपना काम छोड़ के बैठ जाते हैं। मैंने कई बार लोगों से देखा, मैंने कहा क्या बात हुआ, काम पे क्यों नहीं गए? सर मेरे चाचा बीमार, मेरे फूफा बीमार, मेरा ये मेरा वो, मतलब बहाना ढूंढते हैं काम ना करने का। मैंने क्या किया, मैंने अपने नेबर को फ़ोन किया। मैंने कहा भैया ऐसे करके विराज को चोट लग गई है। तो कहते कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं उसको देख लेता हूँ। मेरे वो नेबर जो हैं वो मेरी वाइफ के साथ गए, मेरे बेटे को गाड़ी में डाल के स्कैनिंग करी, फ्रैक्चर आया, प्लास्टर चढ़ाया और वो घर पे वापस लेके आ गए। प्लास्टर चढ़ा, उसको 40 दिन वो बेड रेस्ट पे रहा। मैं भी भरे मन से वापस जब आया उसके पास तो मेरे से बात नहीं कर रहा था, वो मेरे से नाराज़ था। तो काम हो गया, मतलब मैं अपनी मीटिंग भी करके आ गया, उसका प्लास्टर भी चढ़ गया। अभी आप सोच रहे होंगे ना कितना पत्थर दिल आदमी है। हाँ मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे। तो हाँ, मेरे नेबर भी जो थे, मेरे दूसरे बाकी नेबर्स वगैरह जो दूसरे लोग थे वो भी यही सोच रहे थे। लेकिन मैं बताऊँ, मैं आपको कभी भी इमीडिएटली मैं सबको किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देता हूँ। मैं टाइम की वेट करता हूँ, मैं पेशेंस रखता हूँ और समय आने पे मैं जवाब देता हूँ। तो एक बार हुआ कि हम लोग सब इकट्ठे हुए और मैंने उनसे बात करी। आप लोगों से भी मैं एक सवाल करता हूँ, कभी ऐसा हुआ कि आपकी लाइफ के अंदर जब आपको पैसों के कारण कंप्रोमाइज़ करना पड़ा? आपको आपको आप स्कूल में पढ़ते थे, आपको साइकिल नहीं आपके फादर ले दे पाए, या आपको किसी ट्रिप पे नहीं भेज पाए और आपने ऊपर वाले को कोसा हो कि यार मुझे कहाँ पे पैदा कर दिया, मैं क्यों नहीं टाटा बाटा या अंबानी के घर पैदा हुआ, मैं क्यों नहीं सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ। हाँ ऐसा अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता था।
तो दोस्तों, हम लोग हम लोग हम लोग किसको कोसते हैं? क्या खुदा को, ईश्वर को, अपनी किस्मत को? हाँ, आप शायद यही सोच रहे होगे। हमको तो पता भी नहीं कि हम लोग किसको कोसते हैं। आपसे एक सवाल करता हूँ, यदि आपके पिताजी टाटा बाटा अंबानी होते तो क्या आप कोसते? आप बिल्कुल नहीं कोसते। आप बिल्कुल भी नहीं कोसते। आप सोचो कि आप इनडायरेक्टली किसको कोसते हो। और मैं बताऊं, आजकल के तो जो बच्चे हैं ना, वो 21वीं सदी के बच्चे हैं। मुंह पे बोलते हैं कि अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे सकते थे तो पैदा क्यों किया, ऐसा बोलते हैं बच्चे आज के। दोस्तों, मैं जो हूँ, मैं बड़ा प्रैक्टिकल इंसान हूँ। अगर मैं किसी से सवाल करता हूँ तो उसका सवाल जो है वो मैं खुद से भी करता हूँ। अगर मैंने कभी ना कभी ये बोला है कि यार मैं क्यों नहीं सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ, तो मैं खुद भी से भी सवाल करता हूँ कि भाई तुम कौन सा तीर मार रहे हो अपने बच्चों के लिए, है ना? ऐसी सिचुएशन आती है। अब मुझे एक बात बताओ, 3 साल का मेरा बेटा था, उसको चोट लगी, मैंने उसको छोड़ा नहीं। मैंने उस सिचुएशन को मैनेज किया। मैंने अपने नेबर को कॉल की, अगर वो ना जाता तो मैं दूसरे को पूछता, अगर वो भी ना जाता तो मैं तीसरे को पूछता, अगर वो भी ना जाता तो मैं काम को छोड़ के अपने बच्चे के साथ जाता, क्योंकि मेरी बच्चा जो है मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी है। ठीक है? लेकिन समस्या क्या आती है? समस्या आती है हम लोग मैनेज ही नहीं करते, हम लोग मैनेज करने की कोशिश ही नहीं करते। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स तो आपके साथ चलेंगी, अगर आप सोचोगे कि मैं पहले ये समस्या से निपट जाऊं और उसके बाद प्रॉब्लम आपके साथ चलेंगी, लेकिन हम लोग मैनेज करने की कोशिश तो करें। आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से मैनेज करने की कोशिश करो। दोस्तों, ईश्वर आपका साथ देगा। वो किसी ना किसी व्यक्ति को आपके पास भेजेगा आपका हेल्प करने के लिए। लेकिन हम मैनेज करने की कोशिश नहीं करते। हम लोगों को प्रॉब्लम पता है क्या? हम लोग बेचारे बनने की कोशिश करते हैं। हम लोग हमेशा समस्याओं को अपना बखान करते रहते हैं कि यार आपको नहीं पता मैं ऐसे फंसा हूँ, हम लोग ये हैं, हम लोग वो हैं। ये बेचारे बनने की जो है ना आपकी जो कला है, इसको आप छोड़ना शुरू करें तो आप लोगों को कामयाबी की तरफ बढ़ें। 3 साल का मेरा बेटा था, मैंने सिचुएशन को मैनेज किया और उसको भेजा वहाँ पे, और मैं अपनी मीटिंग करके आया। बताओ वो 6 महीने के बाद उसको ये सिचुएशन याद रही होगी कि नहीं होगी? भूल चुका वो, उस बात को भूल चुका है। लेकिन यदि मैं उसको अच्छा करियर नहीं दे पाया, अगर मैं उसको अच्छा करियर नहीं दे पाया, तो वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। बताओ मैंने सही किया है गलत किया? आज लॉकडाउन है, आज लॉकडाउन है, लोगों के काम बंद पड़े हैं, मेरे बच्चे घर पे हैं, और सच्ची बताऊं, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों के ना पेट बाहर आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैं उनको बाहर तो निकल नहीं दे रहा खेलने के लिए। सुबह उठते हैं, आराम से अपना जो स्टडी करना है वो किया, खाते पीते एंजॉय कर रहे हैं, नई नई चीज़ें खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के लिए मेहनत करी। मैंने कभी एक्सक्यूजेज नहीं दिखाए, मैंने कभी बहाने नहीं दिखाए मेरे दोस्तों, मैंने करी। तो दोस्तों, इसी तरह से ये समय चला। पहले साल का मेरा जो फॉर्म 16 था 11 लाख का बना, दूसरे साल का 34 लाख का, तीसरे साल मैंने खूब मेहनत करी। मैं महीना महीना घर से बाहर रहता था, 2 दिन क्लोजिंग करवाता, उसके बाद फिर निकल जाता। और मेरा जो तीसरे साल का जो फॉर्म 16 था वो 1 करोड़ लगभग 14 लाख रुपए का, उसके बाद 1 करोड़ 63 लाख रुपए का। तो उसके बाद तो खैर ये स्पीड जो है वो बढ़ती गई। इस बार का 1 करोड़ 85 लाख रुपए का बना है, वो लगभग मैं 9 से 10 करोड़ रुपए इस वक्त कमा चुका हूँ। पहली गाड़ी मैंने ली, डस्टर ली, और उसके बाद मैंने फॉर्चूनर ली। फॉर्चूनर सीरियसली, ये फॉर्चूनर को तो मैं मतलब उसको तो मैं भूल नहीं सकता हूँ, चाहे उसके बाद मैंने मर्सिडीज़ भी ली है। लेकिन फॉर्चूनर को जब मैं मतलब आप सीरियसली आप जब फॉर्चूनर को चलाते हो ना, तो उसका एक फील ही अलग है। मतलब आगे कोई गाड़ी जा रही हो ना, वो जैसी साइड में मिरर में से देख लेता है कि फॉर्चूनर आ रही है, तो आपको हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से साइड में हो जाता है। उसको पता है कि जो फॉर्चूनर जैसी गाड़ी में बैठा कोई दबंग आदमी होगा। तो फॉर्चूनर ली, मज़ा आया। उसके बाद मैंने मर्सिडीज़ ली, और मर्सिडीज़ सी क्लास टॉप, बहुत मज़ा आया। लग्ज़री क्या होती है उसमें बैठने के बाद ही पता चला। और यहीं से मैंने पैसे कमा के आज मैंने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर ली हैं। अभी मेरा बहुत बड़ा एक बंगला बन रहा है। लॉकडाउन की वजह से भी कंस्ट्रक्शन थोड़ी रुक गई है। होपफुली अगले जैसे ही खुलती है तो होपफुली अगले 6 महीने में मेरी बहुत बड़ा जो है मेरा बंगला बन रहा है। उसके अंदर मैं एक स्पेशल होम थिएटर बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं अपने जो टॉप लीडर्स हैं उनको इनवाइट किया करूँगा। उनके अंदर हमारा प्रेजेंटेशंस वगैरह सब चीज़ें उसके अंदर ही रहा करेंगी। तो मतलब मैं सीरियसली बताऊँ, मतलब मुझे नहीं पता कि यार इस ज़िंदगी के बाद स्वर्ग होगा या नर्क होगा, या मुझे नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन मैं आज आईएमसी की वजह से जीते जी स्वर्ग भोग रहा हूँ। सीरियसली, क्या चाहिए कि आपको ज़िंदगी के अंदर मान सम्मान बहुत मिल रहा है।
आप जैसे दोस्त हैं, बहुत प्यार देते हैं, पैसा जितना चाहिए उससे कई गुना आ रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, मैंने 3-4 साल खूब मेहनत कर दी। मेरी डायरेक्ट, यू वॉन्ट बिलीव, मेरी डायरेक्ट लगभग 12 टीमों के अंदर चेयरमैन एंड अबव हैं। उनको मैंने काम सिखा दिया, जी जान लड़ा के सिखा दिया। अब वो अपने लेवल पे काम करी जा रहे हैं। कभी उनका कोई काम अटकता तो मैं उनके लिए रहता हूँ। यही तो होती है टाइम फ्रीडम, यही तो होती है ज़िंदगी। आज मैं इस उम्र के अंदर एक रिटायरमेंट वाली लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। आज मेरी आईएमसी की इनकम से, जो मेरी इनकम है उसकी जो सेविंग है, उसी से मेरा बहुत अच्छा लाइफस्टाइल चल रहा है। मतलब आज इनकम से इनकम आ रही है, यही सब कुछ है। जो मेरे रिश्तेदार मुझे पैसों के कारण छोड़ गए थे, आज वो वापिस आ गए हैं। यहां पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप बदला लेने की कभी नीयत मत रखना। किसी को प्रूव करके दिखाने के लिए कि मैं उसके साथ ये करना है, मुझे उसके साथ वो करना है, ऐसी नेचर कभी मत रखना। न्याय करने का, बदला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। आप अपना कर्म करते जाओ। मेरे साथ अगर कुछ लोगों ने उस टाइम मेरा साथ नहीं दिया, मेरे कुछ रिश्तेदारों ने, या मेरा साथ कुछ गलत किया, तो वो मेरे कर्म थे, और शायद उसी वजह से मुझे थोड़ी ठेस भी लगी और मैंने खूब मेहनत करी। अब अगर मैं इस पोजीशन पे आके मैं अहंकार दिखाऊं तो मेरे लिए गलत है। मेरे साथ जो भी बात करता है, मैं उसके साथ अपने दोनों हाथ फैला के उसके साथ बात करता हूँ। और मैं कभी ये नहीं चाहता कि मैं आज, आपने मेरे साथ ऐसा किया था तो आज मैं ऐसा करूँगा, तो ये चीज़ गलत है। तो अंत में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा दोस्तों, आप इनको नोट करिए। सबसे जो पहली चीज़ थी वो है, मैंने आपको बताया कि फॉलोअप, आपका फॉलोअप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि हमारे अशोक भाटिया जी का फॉलोअप मैंने आपको शुरू में बताया, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके साथ अगर आज कोई आदमी काम नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगातार उसको अपने टच में रखिए, हल्का हल्का उसको अपना कुछ ना कुछ जो है अपनी जो पोस्ट या फिर व्हाट्सएप के ऊपर उसको थोड़ा बहुत उसके साथ टच में रखिए। हो सकता है आज नहीं तो के बाद। दूसरी चीज़, आपको 100% आईएमसी के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति शिद्दत रखनी पड़ेगी। तीसरी और सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो है आपको अपनी अपलाइन की जो है, आपके जो गुरु हैं, आपके जो मेंटोर हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको ध्यान से एक चीज़ जो है वो नोटिस करने वाली है। सबसे ज़रूरी चीज़, आपको पता है, जब छोटा बच्चा होता है, आप उसको कुछ चीज़ समझाते हो कि बेटा ये मत कर तो तेरे को ये नुकसान होगा, और वो आगे से क्या बोलता है, नहीं नहीं आपको नहीं पता, मैं ठीक कर लूँगा। लेकिन वो थोड़ी टाइम के बाद वो उसको करता है और उसको गलती का नुकसान भी होता है। यही सेम हमारे साथ भी होता है। मैंने देखा है, मेरे जितने भी लोग हैं मेरे साथ जिन्होंने काम किया है, कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जो जिनको मैंने बताया कि ये ऐसे ऐसे करके काम करना और ऐसे मत करना, और उन्होंने अब मेरी बात नहीं मानी। उनको लगा कि ये यार इसको नहीं पता, हम लोगों को ज़्यादा पता है। ऐसे लोग तो शुरुआत में गिर गए। और कुछ लोग ऐसे थे जो आगे बढ़ने के बाद उनके अंदर अहंकार आया, ईगो आई। जब कोई 20-50 हज़ार कमाने के बाद आई, किसी में 1 लाख 1.5 लाख कमाने के बाद आई, उनको मेरी बातें फिजूल लगनी शुरू हो गई। मतलब उनको थोड़ा सा भी अगर सिखाने की कोशिश करो तो उनको गुस्सा आना शुरू हो जाए, या कंपनी ने कुछ डिसीजन ले लिया तो उनको नहीं, ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे जैसे अब आपकी शुरुआत होती है, आप आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे आप जो है डाउन टू अर्थ होते जाओ, ठीक है। आप देखोगे, मैंने सच में, मैंने जितनी मैंने आगे आगे जैसे जैसे बढ़ा हूं, मैंने अपने आप को सुधारा है, मैंने किसी और को नहीं सुधारा। मैंने अपने नेचर को सुधारा है। मैंने फालतू की चीज़ों के अंदर टाइम वेस्ट करना छोड़ा है। मैंने फालतू की बहस करने में टाइम वेस्ट करना शुरू करा छोड़ा है। मुझे जो भी सिचुएशन मिली, जैसी भी मिली, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मैंने देखा लोगों को, यार मतलब इतनी नुक्ताचीनी, कंपनी ने ये क्या कर दिया, कंपनी ने वो क्या कर दिया, अपलाइन को नहीं पता, उसने मुझे ये बोल दिया, ऐसे बोल दिया। नहीं दोस्तों, आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करें और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अपने मन को जो है वो शांत रखें। अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हैं दोस्त। अगर कोई आदमी आपसे ज़्यादा कमा रहा है, अगर कंपनी कोई डिसीजन ले रही है, तो वो कुछ सोच के समझ के ले रही है। जो आपको आज नहीं समझ आ रहा, वो कुछ समय के बाद समझ आएगा, ठीक है। जैसे से आगे बढ़ते जाएं, शांत होते जाएं। बदला लेने की, गुस्सा रखने की प्रवृत्ति को साइड में कर दें, ईगो को साइड में रख दें, साइड में कर दें। मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा आदमी है जो आपको बोलता है कि तुम गलत हो, तुमको ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो, और उस आदमी की कदर करना। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। और अक्सर होता क्या है, आप कुछ भी करते हो, कुछ लोग आके बता कहेंगे, अरे यार जबरदस्त, बहुत बढ़िया तरीके से तूने किया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, और वो पीठ पीछे जाके आपकी बुराई करते हैं।
ऐसे लोगों से बचना जो मुंह पे मीठे होते हैं, बचना ऐसे लोगों से। और 99% लोगों को मैंने देखा, पता क्या है, उनको ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जो उनके मुंह पे मियाँ मिट्ठू बने रहेंगे और पीठ पीछे बुराई करेंगे। और कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होंगे जो आके आके खड़े होके आपको बोलेंगे बेटा तू ये गलती कर रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। या आप कुछ बोलोगे और उसको आपको आगे से आपको आपकी बात को काट के बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ठीक है, आपको ऐसे करना चाहिए। और आपको उस समय पे वो आदमी बुरा लगता है और आप उस आदमी से दूर होना शुरू करते हो। आपका दूर हो गए, बल्कि वही दूर होना शुरू हो जाएगा आपसे। एक आदमी आपको, उसको जरूरत क्या पड़ी है, वो आपको सिखाता है और आप उससे दूर हो जाते हो। तो ऐसे आदमी की रिस्पेक्ट करना जो आपको सिखाता है। जब आपका बच्चा गलती करता है तो आप उसको डांटते हो, उसको सिखाते हो। पड़ोसी का बच्चा गलती करता है ना, तो आप उसको कुछ नहीं कहते। ध्यान रखना, ये वाली मेरी बात। आदमी जिसको अपना समझता है उसी को बोलता है। अगर कोई व्यक्ति आपको कहता था और आज वो कहना बंद कर गया है, तो शायद आपने उसकी बातों की कदर नहीं करी। अगर आपके साथ ऐसा है तो उसके पास वापस जाइए और उसको बोलिए कि मेरे से गलतियां हुई, जी कहिए, मैं कभी कभी मतलब आपका अपोज नहीं करूंगा, आपकी बात समझूंगा, मानूंगा और आगे बढ़ूंगा। और ध्यान देना, जब जब आपकी ग्रोथ रुकती है तब नोटिस करना कि आपकी नेचर में बदलाव आया होगा। आप कहीं ना कहीं मैं के अंदर घुस गए होगे कि नहीं मैं बहुत सियाना हूँ। आपको कहीं ना कहीं गलतियां नजर आनी शुरू हो गई होंगी दूसरों के अंदर, और अपने अंदर परफेक्टनेस नजर आनी शुरू होगी होगी कि मैं संपूर्ण हूँ, लोग ही गलत हैं। तो दोस्तों, गुजारिश है मेरी आप लोगों से कि दुनिया को सुधारने के ऊपर मत निकलें, अपने आप को सुधारें। मैं जब जब खुद को सुधारा हूँ, मैंने जब जब अपनी कुछ आदतों को छोड़ा है, तब तब मैं आगे बढ़ा हूँ। मैंने बहुत सारी आदतें छोड़ी हैं अपनी, बहुत सारी आदतें। मैंने फालतू के जो भी काम, ऐसी कोई भी मेरी आदत, ऐसी कोई भी मेरी संगति, ऐसा कोई भी मेरा दोस्त, ऐसी कोई भी मेरी चीज़ जिसने मेरा टाइम वेस्ट किया, जिसने मुझे मेरे बिजनेस के अंदर खराब किया, मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। छोड़ता गया हूँ, सुधरता गया हूँ, अपने आप को सुधारता गया हूँ और मैं आगे बढ़ता गया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बढ़ता रहूँगा। आप लोगों का प्यार इसी तरह से मिलता रहा तो हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे और चाहते रहेंगे। और आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से मैं एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। आज कंपनी के टॉप 5 में लगातार शुरू से हूँ, कभी नंबर 1, कभी नंबर 2, कभी नंबर 3, ये लगातार मैं टॉप 5 के अंदर ही रहता हूँ। और मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। और मेरा जो अभी अगला टारगेट है कि जो लाइफ मैं जी रहा हूँ, और वो सेम लाइफ में चाहता हूँ कि मेरी टीम का एक एक एसोसिएट, मेरी टीम का नहीं बल्कि मैं चाहता हूँ कि आईएमसी का एक एक एसोसिएट ऐसी ही लाइफ जिए, ऐसे ही लेवल पे पहुंचे, ऐसे ही इनकम कमाए। और दोस्तों ट्रस्ट मी, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है। लोगों को समझ आएगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। हिंदुस्तान को अगर कोई इंडस्ट्री बचाएगी ना, तो वो ये इंडस्ट्री बचाने वाली है। ये इंडस्ट्री बचाने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट पहले ही बहुत थी और अब तो और बढ़। हिंदुस्तान को यंगेस्ट कंट्री का नाम दिया गया। यहाँ पे जो जवान लोग हैं, जिनकी उम्र 25 से 35 साल के बीच के लोग हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं। और नौकरियाँ, बिजनेस नहीं है दोस्तों। तो ये जो हमारी इंडस्ट्री है, ये ग्रो करने वाली है। आज मैं भले ही आज महीने का 20-21 लाख रुपए का पे आउट ले रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी है, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। देखना, एक समय आएगा, आप भी यहाँ मैं भी यहाँ हूँ। ये जितने पैसे मैं आज महीने का एक दिन के आएंगे, एक दिन के आएंगे, बहुत बड़ा होने वाला है। आपको करना क्या है, आईएमसी पे फेथ रखना है, 100% प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरी कंपनी का आके आपको लालच देता है, उस लालचों में नहीं आना। पहले भी मैं बोलता था, पहले कोई वो कॉइन वाले आए थे, मैंने लोगों को मना किया, लोगों ने अपना करियर उसमें खराब किया। फिर वो सैलरी वाले प्लान आए, साल में दुगने करने वाले आए। अगर कोई मार्केट में आपको आके कोई बोलता है कि कुछ नहीं करना, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, घर बैठ जाना है, बस 2 ही लगे चलानी है, कुछ नहीं करना, तो दोस्तों उसके अंदर कभी ग्रोथ नहीं होने वाली। ठीक है, आज मैं प्राउड फील करता हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर हूँ। हिंदुस्तान की टॉप 5 में से आती है आईएमसी। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद के वेयर हाउस है, खुद का सेटअप है, खुद का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आईएमसी ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। देखना, अगर ये लॉकडाउन 1-2 महीने और चल गया ना, तो ये छोटी छोटी कंपनियां उड़ जाएंगी। और हमारी कंपनी के पास आज भी इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है कंपनी। हालांकि वैसे तो सुनने में आ रहा है कि अभी प्रोडक्शन वगैरह शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास कई महीने का स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारा, जिसके अंदर कई महीने का स्टॉक पड़ा हुआ है। हमारे सीएनएफ हैं जहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट्स पड़ा हुआ है, तो हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। शुक्रिया अदा करो परमात्मा का कि आपको उसने ये कंपनी दी। और अंत में एक बात बोलना चाहूँगा कि लोगों का एक ना अक्सर एक डायलॉग आता है,
लोग छोटी छोटी कंपनियों में लुभावने ऑफरों में चले जाते हैं और वो ये एक बात कहते हैं कि यार मुझे तो पैसा आ रहा था आईएमसी में, लेकिन मेरी टीम को नहीं आ रहा था। यार ये कितना मतलब बेवकूफ़ों वाली बात होती है। मतलब एक बात बताओ, तुम्हें पैसा आ रहा है, तुम्हारी टीम को नहीं आ रहा, इसका मतलब तुमने काम किया और तुम्हें आ रहा है। तुम्हारी टीम भी काम करेगी तो उसको भी आ जाएगा। मतलब अगर एक को आ सकता है तो दूसरे को भी आ सकता है, सिंपल सी बात है। अगर मुझे आ सकता है तो भाई आपको भी आ सकता है। अगर मेरा पहले महीने का पे आउट 73 रुपए था तो मुझे दिमाग में आ गया कि मैंने इतना सही बेचा तो मुझे इतना सही आया। अगर मैं इतना बेच दूंगा तो जितना ज्यादा बेचूंगा उतना ज्यादा आएगा। कुछ नहीं समझा, मैंने अपनी टीम बड़ी करी, अपना प्रोडक्ट सेल किया और आज उसके बाद मैं बढ़ता गया हूं और आज भी बढ़ रहा हूं। आज भी मैं टीमों को बढ़ा रहा हूं, अपना टीम बढ़ा रहा हूं, अपने काम करी जा रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरा जो सेशन था इनमें से कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं अपने फेसबुक पेज पे लगातार कई बार लाइव होता हूं, उसमें मैं अपने जो ट्रेनिंग टिप्स है वो मैं देता रहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको जो मेरी सक्सेस जर्नी से आप इंस्पायर हुए होंगे और आपको भी आगे बढ़ने की जो है आपके अंदर जो है ऊर्जा आएगी और आगे बढ़ेंगे और जल्दी ये समय निकल जाएगा। ठीक है, पेशेंस के साथ रखें, लोगों को के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज बात करके, बड़ा मन खुश हुआ। मैं बहुत एक्साइटेड था इस सेशन को लेके। मेरा वैसे मन तो नहीं है अभी सेशन छोड़ने का, लेकिन समय जो है वो इजाज़त नहीं देता है। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, गुड आई एम सी, गुड आई एम सी।